क्लास 8th साइंस सिलेबस फॉर बीबीएम एग्जामिनेशन। तो बेटा पहला आपका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, फिर सोइंग, उसमें सीड्स डालते हैं, सीड को टेस्ट कैसे करते हैं कि सीड्स को एक पानी की कटोरी में डालते हैं, फिर जो खोखले सीड है वो पानी में तैरते हैं, और जो जो सीड बॉटम में बैठ गए हैं उनको हम लोग बीज सकते हैं। सोइंग करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, फर्टिलाइज़र जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं, मैन्योर जो है वो सॉइल को भी कंट्रीब्यूट करता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स के नाम, इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को आने चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं उनको हम लोग बीड्स बोलते हैं, और कौन कौन से बीडीसाइड हम लोग यूज़ करते हैं। हार्वेस्ट, फसल को कैसे काटते हैं। स्टोरेज, फसल की स्टोरेज कैसे करते हैं, स्टोरेज को हम लोग इंसेक्ट से कैसे बचाते हैं, पेस्ट से कैसे बचाते हैं। और फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है कि हम लोग एनिमल्स को पालते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, जिससे हमें एग, मीट, मिल्क वगैरह मिलता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। फूड प्रिजर्वेशन हम लोग कैसे करते हैं, फूड्स की हम लोग क्लोज पैकिंग करते हैं, फूड को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक अगर आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, जो फाइबर्स जो हैं आर्टिफिशियली मेड हैं, जो मैन मेड नहीं है वो सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर भी हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद आपका प्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक से कैसा पोल्यूशन होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके बाद आपका प्लास्टिक्स एज मटेरियल और चॉइस, और प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। तो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हमें रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज ए मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड के क्या एग्जांपल हैं, बोरोन, सिलिकॉन, मेटलॉइड्स हैं। आपकी कॉपर, सिल्वर मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं। लाइक जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। मेटल के कहाँ यूजेस हैं, गोल्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, प्लेटिनम का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। नॉन मेटल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग ब्रीदिंग में करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के यूजेस। कोल एंड पेट्रोलियम इज योर नेक्स्ट चैप्टर। तो कोल में कोल टाइप्स ऑफ कोल्स भी आ सकते हैं, एंथ्रासाइट है, बिटुमस है, लिग्नाइट है। तो कोल जो कैसा फ्यूल है, ये एक आर्टिफिशियल इको फ्रेंडली फ्यूल है, या फिर ये जो फ्यूल है ये मैन मेड फ्यूल है, या ये एक रीन्यूएबल सोर्स है या नॉन रीन्यूएबल सोर्स है। तो कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में जानकारी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किस तरह से होता है, पेट्रोलियम से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन है। तो नेचुरल गैस के बारे में पता होना चाहिए। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लाइक हमारे पास कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास फॉरेस्ट लिमिटेड है, और फॉरेस्ट से हमें लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी हमारे पास लिमिटेड है। कोल, पेट्रोलियम हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज को देख रहे हैं, लाइक सन एनर्जी हमारी जो पास है, विंड एनर्जी हो गया, हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग अब अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को देख रहे हैं। कंबस्टन एंड फ्लेम इज योर नेक्स्ट चैप्टर। तो कंबस्टन क्या है, किसी चीज़ का जलना कंबस्टन है। कंबस्टन से हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है। तो कंबस्टन के बारे में सारी जानकारी, तो जैसे हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से आपको कंबस्टन के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ फ्लेम आपको पता होने चाहिए। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, आग बुझाने के क्या क्या मेथड है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंबस्टन, फ्लेम के बारे में पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पूछा है, इसमें ब्लू जोन होता है, येलो जोन है, ब्लैक जोन है। तो कौन कौन सा ये पार्ट्स ऑफ फ्लेम आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ ए फ्यूल, एनीथिंग जो हमें एनर्जी देता है, हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है कि कम से कम फ्यूल खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एफॉरेस्टेशन है, और लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज डिफॉरेस्टेशन है। तो डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी इन्वायरमेंटल जो उसकी नीड्स हैं, भोजन की नीड है, उसकी जो
मकान बनाने की नीड है, उसके लिए जो है वो जंगल काट रहा है, तो डिफोरेस्टेशन इसके क्या कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ को हम लोग कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, पेड़ पौधों जानवरों को कैसे बचा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोग बना सकते हैं। बायोस्फीयर क्या है, एक बड़ा पार्ट जिसमें सभी प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं वो बायोस्फीयर है। तो फ्लोरा एंड फौना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोरा किसी भी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, और फोना किसी भी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं फोना। तो फ्लोरा फ्लावर्स और फोना सारे प्लांट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एंडेमिक स्पीसीज होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है उनको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज या इंडेंजर्ड स्पीसीज। लाइक हमारे कई चीज़ें तो लुप्त ही हो गई, लेकिन कुछ एक जंगल के प्राणी जैसे शेर है, ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज है, फ्यूचर में कभी जो है शेर की प्रजातियां खत्म हो सकती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा प्लेस जहाँ पर जो एनिमल्स है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आपको नाम आने चाहिए। नेशनल पार्क्स के, रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जो प्लांट्स आपके, रेडी डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, जो फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा इसमें रखा गया है। रेडी डेटा बुक के बारे में पता होना चाहिए। माइग्रेशन, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल्स माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ रिप्रोडक्शन। तो माइग्रेशन के बारे में, रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, पेपर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर से लिफाफे बना सकते हैं, पेपर से फ्लावर्स बना सकते हैं। रीफॉरेस्टेशन, जंगल को एक और फिर से लगाना। सॉइल इरोजन को कम करने में जंगल मदद करते हैं, जंगल हमारे ऑक्सीजन के कवर को इंक्रीज करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था। कैसे उन्होंने सेल को खोजा, तो इसके बारे में जानकारी। सेल क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा इज यूनिसेलुलर, ह्यूमन मल्टी सेलुलर है। तो सेल्स के बारे में आपकी जानकारी, वेरियस टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है, आपके प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, आप लोगों का न्यूरॉन है, हमारे किडनीज में नेफ्रॉन सेल्स हैं। तो ये सारे सेल्स के बारे में जानकारी। सेल का स्ट्रक्चर, सेल का न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ सेल क्या हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल हो गया। इसके बाद रिप्रोडक्शन, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम रूट, स्टेम, लीफ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, एनिमल्स। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, तो 13 से लेकर 18 तक यंग एज के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में मीनिंग आपकी, आप यंग एज को अप्रोच करते हैं 13 से लेकर 70 तक की एज के बीच के टाइम पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। चेंजेस एट प्यूबर्टी, आप लोग खुद देखते हैं कि जब आप 13 से लेकर 70 तक की एज में हैं तो आपके न्यू फीचर्स डेवलप होते हैं, आपकी हाइट चेंज होती है, गर्ल्स में ब्रेस्ट की एनहांसमेंट हो जाती है, आपके बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं। तो चेंजेस क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी में, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आरंभ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स है, जैसे पुरुषों में जो है उनकी बियर्ड, दाढ़ी दिखती है, उनकी मूछें आ जाती हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट की इन्हांसमेंट हो जाती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। इसके बाद रोल्स ऑफ हार्मोन, आपके मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इन सारों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन लाइफ है। उसके बाद हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी, इसमें क्रोमोजोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर्स हैं, और आपके पास जो है 22 ऑटोजोम्स हैं, और एक्स वाई और एक्स एक्स जो हैं ये सेक्स क्रोमोजोम्स हैं, और जो मेल हैं उनमें एक्स और वाई सेक्स क्रोमोजोम है, और फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोजोम है, और जो सिर्फ मेल है वही बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पॉसिबल है, फीमेल नहीं। सेक्स हार्मोन्स आप लोगों के आगे। इसके बाद रोल ऑफ हार्मोन्स भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आप लोगों की। इसका फोर्स एंड प्रेशर के बारे में आप लोगों के लिए आया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोगों को पता होना चाहिए। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। फ्रिक्शन है अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन मोशन व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर अदर बॉडी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होगी इसमें, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे टायर को जो है वो गिरा कर ले जाना आसान है, क्योंकि उसमें जो हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, जो हमारी रोलिंग फ्रिक्शन है ये सबसे कम होती है, इसकी वैल्यू सबसे कम है। यही कारण है कि जो टायर हैं वो आसानी से जो चल पड़ते हैं, और हम लोग भी सड़क पे चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, और हम लोग बर्फ पे नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड है या एनिमी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ मोशन है आपके, फोर्स से रिलेटेड आगे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खुद ही खींच लेता है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपने किसी चीज़ को पुश किया, मस्कुलर फोर्स लगाई, जैसे आपने बॉल को किक किया तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। प्रेशर, फोर्स ऑन एरिया,
प्रेशर के यूनिट पास्कल होते हैं, आपका फोर्स के यूनिट न्यूटन है, टेम्परेचर के यूनिट केल्विन है, तो यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके बाद फ्रिक्शन है, फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन आ गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, सरफेस एरिया जितना रफ होगा तो फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आपकी फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकती है, अगर आप किसी सरफेस के ऊपर तेल लगाएं फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, आप पेंट करें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, तो व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। इसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन भी है आप लोगों की। साउंड के बारे में है, साउंड एक टाइप से एनर्जी है, और साउंड जो को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा चलती है, और अगर हम लोग मून पे जाए तो वहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर दो लोग आपस में बात करें तो वो एक दूसरे की बात सुन नहीं पा सकते हैं, तो साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। सॉलिड में सबसे फास्ट चलती है, और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस। और आपको इसमें लायरेंक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो ह्यूमन वॉइस बॉक्स है। साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, अभी मैंने आपको बताया है ना कि सॉलिड में चलती है, अगर मीडियम नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं है हमारे पास, तो नहीं चलेगी। इसके बाद ईयर की डायग्राम है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। इसके बाद ऑडिबल साउंड है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ऑडिबल साउंड है, आप सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो इसको इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर है तो इसको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नॉइज़ और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, अनवांटेड जो अनप्लेजेंट साउंड है उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं, तो नॉइज़ और म्यूजिक इसमें पिच और वेरियस प्रॉपर्टीज होंगी साउंड की, वो आपको पता होनी चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन भी है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पियर है। ओपन सर्किट हो गया आपका, क्लोज सर्किट हो गया। इसके बाद आप लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे प्रेस, टोस्टर, इनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपका जो बाथरूम है वहाँ नल के ऊपर बहुत अच्छी प्लेटिंग की होती है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की सतह चढ़ा दी जाती है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। नेचुरल फिनोमिना है, लाइटिंग के बारे में है, रबिंग के बारे में है। टाइप्स ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है। लॉ ऑफ इंटरेक्शन भी है कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस भी है, स्टोरी ऑफ लाइटिंग है। इसके बाद आप लोगों की अर्थक्वेक के बारे में है। आपका जो अर्थक्वेक है, अगर पृथ्वी पे भूकंप आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट, हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं भूकंप के झटकों को पता लगाने के लिए। तो अर्थक्वेक की बात आ गई। लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 to 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की वजह से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंटेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसके बाद डिफ्यूजन भी है, डिफ्यूजन ऑफ रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट पड़े तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, वहाँ सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होगी जब सरफेस रफ होगा, क्योंकि वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होते हैं। इमेजेस के बारे में है, और इसके बाद वाइट लाइट के बारे में है कि हमारी सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, और हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर प्रिज्म से सनलाइट गुजरती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। एक लाइट ऑफ बैंड ऑब्टेन होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके बाद ह्यूमन आइज़ के बारे में है कि हमारी आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और केयर्स ऑफ आई है, बोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं आई वॉश के लिए। और वेरियस साइड इफेक्ट के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। इसके बाद ब्रेल सिस्टम के बारे में, लुइस ब्रेल ने अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए जो वो ब्रेली सिस्टम का डेवलप किया था। इसके बाद आपका सोलर सिस्टम के बारे में है। मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। सन एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में है। टोटल 8 प्लैनेट्स है। कॉन्सल्टेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसमें उर्सा, मेजर उर्सा वगैरह ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे भारी प्लैनेट कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी है। और सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है, बुध। पृथ्वी के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है, शुक्र। तो सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ चाहिए। इसके बाद पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है। तो आपका एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी एसिड रेन होती है उससे हमारे ताजमहल की ब्यूटी ख़राब हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके बाद हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बिल्ड हो रहा है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है उसकी वजह से उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद पॉल्यूशन के बारे में है आप लोगों की, वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में है। तो ये सारे टॉपिक्स क्लास 8 साइंस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, तभी आप वीवीएम साइंस का जो क्लास 8 वाला सेक्शन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे।